डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अभी अभी अपना एक पाठ पूरा किया है, पाठ 2 अमल, क्षार और लवण। इसके बाद जो हमारा पाठ है वो आता है प्रकाश, जो एक फिजिक्स का पाठ है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे, उससे पहले कि हम कुछ सामान्य बातें इसकी डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी सामान्य चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, पहले वो पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह होती हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, जो प्रकाश की किरणों को छोड़ती रहती हैं, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। जो चमकती हैं चीज़ें उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, कपड़ा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाँद चमकता है तो कहीं आप उसको ये समझें कि वो प्रदीप्त वस्तु है, जबकि आपको ये छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया गया था कि जो चाँद है उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूरज के प्रकाश की वजह से चमकता है। तो जो चाँद है, चंद्रमा, वो एक अदीप्त वस्तु में आएगा, ना कि दीप्त वस्तु में। उसके बाद बात आती है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे जब भी प्रकाश, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इस लाइन को देखिए फिर से, इसमें हमें ये पता लग रहा है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रकाश और आँखों की। लेकिन इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। आप एक चीज़ को अपने घर पे करके देखिए, या थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच के देखिए। मान लीजिए आपके पास 2 कमरे हैं जो पास पास स्थित हैं, और उनकी ये वाली जो दीवार है वो कांच की बनी हुई है, जिनके आर पार देखा जा सकता है। कमरा नंबर 1 में आप स्वयं बैठे हैं, दूसरे कमरे में आपकी कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है या कुछ और वस्तु हो सकती है। अब 4 केसेस देखिए, मान लीजिए पहले कमरे में भी अंधेरा है, दूसरे कमरे में भी अंधेरा है, तो क्या आपको वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। पहले कमरे में अंधेरा है, दूसरे कमरे में प्रकाश है, तो क्या आपको वस्तु दिखाई देगी? जी हाँ, आपको वस्तु दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचता है। तीसरे में आप प्रकाश में बैठे हैं, आपके कमरे में प्रकाश है, लेकिन जो वस्तु है उस कमरे में अंधेरा है, तो क्या आपको वस्तु दिखाई देगी? नहीं, वो आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उस वस्तु से टकराकर प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस वस्तु की, जहाँ पे वो वस्तु रखी है उस कमरे में प्रकाश है ही नहीं, तो टकराकर आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगा? और चौथी चीज़ है, प्रकाश अगर दोनों कमरों में है तो आपको वस्तु दिखाई देगी। यानी कि हमने इन 4 जो केसेस स्टडी किए हैं, 4 केसेस अगर आपने इमेजिन करके देखे हैं, सोच के देखे हैं, तो हमने ये देखा है कि ये वस्तु हमें सिर्फ तभी दिखाई देगी जब इस वस्तु वाले कमरे में प्रकाश होगा, अन्यथा आपको ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद है, उपरोक्त प्रयोग से हमें यह पता लगता है कि किसी वस्तु को देखने योग्य बनाने के लिए कि हमें वो वस्तु दिखाई दे, उसके लिए वस्तु पर प्रकाश की किरणों का टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना आवश्यक है। अगर वस्तु पर प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अब बात करते हैं प्रकाश की किरण और प्रकाश पुंज की। प्रकाश की किरण, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से, जो वस्तुएं प्रकाश छोड़ती हैं, उनसे प्रकाश की सिर्फ एक प्रकाश जो है उनसे सिर्फ एक रेखा के रूप में निकलता है, तो वह प्रकाश की किरण कहलाता है। जबकि प्रकाश पुंज क्या है? एक से अधिक प्रकाश की किरणों का समूह के रूप में आगे बढ़ना प्रकाश पुंज कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये जो मैंने एक दिखा रखा है, ये इसकी डायरेक्शन है, तीर के हिसाब से दिशा है, जिस दिशा में प्रकाश आगे बढ़ रहा है, ये प्रकाश की किरण है, और ऐसी बहुत सारी किरणें मिल जाती हैं तो प्रकाश पुंज कहलाता है। अब एक बात और है, जो आप मेले में आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, लेजर लाइट मिलती है, आप ये सोचते हैं कि उसमें प्रकाश एक सीधी रेखा में ही आता है तो वो प्रकाश की किरण होगी। नहीं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश लेजर लाइट से, जो प्रकाश आपको एक रेखा के रूप में दिखाई देता है, वो प्रकाश, उसमें भी प्रकाश की बहुत सारी किरणें होती हैं, अर्थात वह भी लेजर से निकलने वाला भी प्रकाश की किरण नहीं है, वो प्रकाश पुंज ही है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? तो वो 3 प्रकार का होता है। समानांतर पुंज, जिसमें विभिन्न प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, जैसे ये है, ये विभिन्न प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं। दूसरा है अभिसारी पुंज, जिसमें विभिन्न प्रकाश किरणें आकर एक स्थान पर मिलती हैं, जैसे ये वाला है अभिसारी। अलग अलग डायरेक्शन से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो ये प्रकाश अभिसारी पुंज कहलाएगा। अपसारी पुंज, जिसमें एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं, जैसे ये बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल के अलग अलग दिशा में फैल जाती है। मान लीजिए यहाँ मोमबत्ती जली हुई है या बल्ब है, तो इससे क्या होगा? चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाएगा, तो वो अपसारी पुंज कहलाएगा। प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं?
तो प्रकाश की मुख्य रूप से दो ही विशेषताएं होती हैं जो जिन पर ये सारा जो आपका पाठ है वो आधारित होगा। इसी को बेस मानते हुए, इसी को आधार मानते हुए हमें आगे सारी चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। हमें कैसे पता लगेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है? इस प्रकाश के सीधी रेखा में गति करने की वजह से ही प्रकाश अपने पथ में आने वाली वस्तु की परछाई बनाता है। यानी कि जब भी किसी चीज़ की परछाई बनती है तो वो उस वजह से बनती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, और अगर सीधी रेखा में कोई रुकावट आ जाती है तो फिर वो प्रकाश उसकी परछाई बना देता है। दूसरी चीज़ है, प्रकाश की किरणों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जब सूरज से प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचती हैं तो हमारे यहाँ तो हवा है पृथ्वी के वातावरण में तो, लेकिन उससे ऊपर को है हवा वगैरह कुछ भी नहीं है, निर्वात का क्षेत्र है, फिर भी पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें पहुँचती हैं। यानी कि निर्वात में भी प्रकाश की किरणें गमन कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद जो बेसिक चीज़ आती है वो आती है प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। यानी कि प्रकाश के गुजरने की कोई वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती है या नहीं देती। तो वस्तुएं तीन प्रकार की हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारभासी वस्तुओं को समदर्शी भी कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार गुजर सकता है या जिनके आर पार देखा जा सकता है वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे कांच, जल, प्लास्टिक की पतली चादर। प्लास्टिक की पतली चादर का मतलब पॉलीथीन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जल जो है वो आर पार धुंधला दिखाई देता है, उसमें से आर पार नहीं दिखाई देता, तो जितनी मोटी आप कांच की परत लेते हैं, कांच की पतली सी परत लेते हैं, उतना ही मोटा अगर आप जल की परत लेंगे तो उसमें से आपको आर पार दिखाई देगा। अपारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता है या जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, वो अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, धातु हो गया, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। पारभासी या समदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, पूर्णतः प्रकाश उसमें से नहीं गुजर पाएगा। यानी कि उन वस्तुओं के आर पार आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं या समदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कोई पुराना कांच हो जाता है उसके अंदर से, या कोई गुब्बारे को अगर आप खींच लेते हो तो जो गुब्बारे का रबड़ है वो पतला हो जाता है, उसके अंदर आपको धुंधला दिखाई देता है। या फिर जो ट्रेसिंग पेपर होता है, मान लीजिए सिंपल सा कागज़ लेके आप उसमें थोड़ा सा तेल लग जाता है तो उसके आर पार आपको दिखाई देने लग जाता है। अब इस चैप्टर की पहली बात आती है कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होगा? नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। आप प्रकाश को छोड़िए, आप ये समझ के चलिए कि अगर आप एक बॉल को दीवार से मारते हैं तो दीवार से टकरा कर बॉल उसी दिशा में वापस आ जाती है, तो ये बॉल का परावर्तन है, गेंद का परावर्तन है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें एक वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस आएंगी तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। टकराने वाली सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का हो सकता है। देखिए, जो जिस चीज़ से, जिस सतह से प्रकाश टकरा रहा है, अगर वो सतह चिकनी है तो वो नियमित परावर्तन करेगी। जब परावर्तक सतह का मतलब जिससे प्रकाश टकरा रहा है, अत्यंत चिकनी होती है तो समानांतर आने वाली किरणें, जो टकराने वाली किरणें हैं, वो परावर्तन होने के बाद भी समानांतर रूप से ही बाहर निकलती हैं। यानी कि समानांतर रूप से ही रहती हैं, परावर्तन के बाद भी, टकराने के बाद भी। और इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये उदाहरण आपके सामने, चिकनी सतह थी तो आने वाली जो लाइनें हैं, जो टकराने वाली लाइनें हैं, वो भी समानांतर हैं, और टकरा के जो वापस जा रही हैं वो भी समानांतर हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तक पृष्ठ सतह की, जो परावर्तक सतह है, यानी कि जिससे टकराने वाली जो सतह, जिससे लाइट टकराएगी, प्रकाश टकराएगा, वो चिकनी ना होकर खुरदरी होगी, तो जो किरणें समानांतर आएंगी उस सतह पर, वो भी असमानांतर रूप से, आपने मैथ्स में पढ़ा है समानांतर और असमानांतर रूप से परावर्तित होंगी। जैसे ये देखिए, खुरदरी सतह थी और इस पे आने वाली लाइनें तो पैरेलल हैं, समानांतर हैं, लेकिन टकराने के बाद जो मुड़ रही हैं वो समानांतर रूप से नहीं मुड़ रही हैं, इसलिए इनको अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, ये चीज़, दो चीज़ें काम की हैं कि परावर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना सिर्फ नियमित परावर्तन में ही संभव है। जहाँ पे इस तरीके का परावर्तन होगा ना, वहीं आपको अपनी प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे शीशे में होता है, कांच में, मिरर जो दर्पण होता है, उसमें नियमित परावर्तन होता है और इसी वजह से हमें हमारी जो प्रतिबिंब है वो, या किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है। जबकि दीवार में हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। परावर्तन तो दीवार में भी होता है, प्रकाश का परावर्तन कोई भी, लकड़ी भी करेगी, फर्श भी करता है, लेकिन क्योंकि वो नियमित परावर्तन नहीं है, इसलिए हमें दीवार में, फर्श में, लकड़ी में या किसी भी और खुरदरी वस्तु में हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से हम नियमित परावर्तन ही, जहाँ पे नियमित परावर्तन होगा वहीं पे हमें क्या दिखाई देगा?
अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फर्श जो हैं वो आजकल जो डलते हैं वो चिकनी टाइल डलती हैं, टाइलें डलती हैं, वो भी कई बार दीवार पे चिकनी टाइल लगी होती है, तो उसमें हमें हल्की हल्की अपनी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वो जो है वो पूर्ण रूप से नियमित परावर्तन नहीं हो रहा है, उसमें भी नियमित परावर्तन के साथ साथ अनियमित परावर्तन हो रहा है, इसलिए हम अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख पाते हैं। दीवार, कागज़, लकड़ी आदि की सतह पर अनियमित परावर्तन होता है और इसी वजह से इन सतह पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। एक बार फिर से इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान दीजिए कि जिस भी जगह पर नियमित परावर्तन होगा, जो चिकनी सतह होगी, जिस भी जगह पर नियमित परावर्तन होगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। जहाँ पर नियमित परावर्तन नहीं होगा वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। इसी वजह से क्या होता है कि जो बाकी सिर्फ जो कांच होता है, दर्पण होता है, उसी में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, बाकी जो सतह है वहाँ पे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। परावर्तन वहाँ भी होता है, दीवार से भी टकराकर प्रकाश अपनी वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है, इसको भी परावर्तन कहेंगे। लेकिन ये परावर्तन अनियमित परावर्तन है और चिकनी सतह से टकराकर होने वाला जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। परावर्तन से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।